नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल यूपी एग्ज़ाम मंत्रा पे आप सभी का स्वागत है। तो जो हमारा टॉपिक चल रहा था उसमें हमने कल क्या देखा था। कल हमने जो है सिंधु घाटी सभ्यता के जो इम्पोर्टेंट साइट्स हैं, जो इम्पोर्टेंट स्थल है, उनको कल हमने देख लिया था। तो आज की वीडियो में हम क्या डिस्कशन करेंगे। आज के वीडियो में हम लोग जो डिस्कशन करने वाले हैं वो है सिंधु घाटी सभ्यता के आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक जो है विशेषताएँ। ठीक है। अच्छा, कल के वीडियो में जब हम लोग डिस्कस कर रहे थे तो कुछ पॉइंट जैसे छूट गए थे, तो उनको अभी हम बता देते हैं। जैसे कि उसमें है, कल हम लोग रंगपुर पढ़ रहे थे ना, तो रंगपुर, हाँ यहाँ पे देखिए। अच्छा, ये जो रंगपुर है ना, यहाँ पे आपको जब कभी कभी क्वेश्चन देखने को मिलता है, पूछता है कि यहाँ के खोजकर्ता कौन है, तो वहाँ पे दो आंसर देता है। कहीं कहीं आयोग माधव स्वरूप वत्स बोलता है, तो कहीं कहीं यहाँ पे रंगनाथ राव को भी माना जाता है। तो इसकी कहानी क्या है? इसकी कहानी ये है कि रंगपुर में जो आपके रंगनाथ राव थे, रंगनाथ राव, इन्होंने 1953-54 में यहाँ की खुदाई की थी। और उसके बाद जो आपके माधव स्वरूप वत्स हैं, माधव स्वरूप वत्स, इन्होंने 1931 में, 1931 में यहाँ पे शुरुआती काम किया था। मतलब स्टार्ट किसने किया? स्टार्ट किया आपके माधव स्वरूप वत्स ने 1931 में। उसके बाद फिर से उसी पे जो काम किया आगे, तो वो रंगनाथ राव थे। तो ये दोनों जो है ऑप्शन में जो रहे उसी हिसाब से इसको जो है चूज करिएगा। दोनों है तो माधव स्वरूप वत्स से ही चूज करिएगा, और माधव स्वरूप वत्स नहीं है तो रंगनाथ राव। अच्छा, इसी के साथ कुछ और पॉइंट भी लिख लीजिए। जैसे कि दो तीन स्थल और पढ़ाए थे हम लोग। जैसे पढ़े थे, जैसे हमने कोट दीजी देखा था। क्या देखा था? कोट दीजी। कोट दीजी कहाँ था बताइए आप लोग? कोट दीजी था पंजाब में, जो सिंधु नदी थी, चंद हुदड़ो कोट दीजी थे ना, दो स्थल सिंधु नदी के पास में। तो ये पूछता है कि कोट दीजी जो था, कोट दीजी में आपके इसके खोजकर्ता कौन थे? तो कोट दीजी के जो खोजकर्ता थे वो थे आपके फजल अहमद खान। फजल अहमद खान। ये ये स्थल कहाँ है? ये आपके पाकिस्तान में है। उसके बाद एक, हाँ, एक हम लोग आलमगीरपुर पढ़े थे। आलमगीरपुर, आलमगीरपुर, आलमगीरपुर कहाँ है? आलमगीरपुर आपके यूपी में था। तो इसके खोजकर्ता कौन थे? तो इसके खोजकर्ता भी आपके थे यज्ञदत्त शर्मा। कौन थे? यज्ञदत्त शर्मा। यज्ञदत्त शर्मा। और किसके खोजकर्ता थे? तो हम लोगों ने कल डिस्कस किया था। क्या डिस्कस किया था? कि रोपड़ में, रोपड़ के खोजकर्ता कौन थे? हम लोगों ने ट्रिक देखी थी ना कि यज्ञ करते हुए आप लोग रो पढ़ते हैं, तो रोपड़ यज्ञदत्त शर्मा थे। और एक स्थल हम लोगों ने और पढ़ा था, सूतका के डोर, सूतकांगे डोर। इसके भी खोजकर्ता आप लोग याद रखिएगा। इसके खोजकर्ता हैं ऑरेल स्टाइन। ऑरेल स्टाइन आपके इसके खोजकर्ता हैं। तो ये तीन चार पॉइंट आप लोग और ऐड ऑन कर लीजिएगा अपने नोट्स में। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। आज आज हम लोग क्या देखेंगे? आज हम लोग देखेंगे सिंधु सभ्यता का। सबसे पहले देख लेते हैं सिंधु सभ्यता का पतन कैसे हुआ। आखिरकार ये इतनी बड़ी सभ्यता थी, इतनी डेवलप थी, तो इसका पतन कैसे हुआ? सिंधु सभ्यता का पतन कैसे हो गया? तो सिंधु सभ्यता का पतन कैसे हुआ, इसके बारे में कोई बहुत ज़्यादा मतलब पुख्ता पॉइंट नहीं है कि ऐसे ही हुआ था। मतलब विद्वानों ने अपने अलग अलग मत दिए हैं, कोई एक बात पे सहमति नहीं बनी है कि कैसे हुआ था। तो जो अलग अलग विद्वानों के मत हैं, हम उसको देखेंगे कि किसने क्या कहा था। ठीक है, तीन चार लोगों को देखेंगे हम। सबसे पहले आप लोग देखिए कि आपके जॉन मार्शल हैं, जॉन मार्शल हैं, और एस आर राव। इन्होंने माना है कि जो सिंधु घाटी आपकी सभ्यता थी, ये जो है बाढ़ की वजह से, मतलब बहुत बड़ी बाढ़ आई और बाढ़ की वजह से इस सभ्यता का विनाश हो गया। दूसरा आपको याद रखना है चाइल्ड और व्हीलर। चाइल्ड और व्हीलर, चाइल्ड और व्हीलर, इन्होंने क्या कहा है? तो चाइल्ड और व्हीलर ने बोला है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता थी उस पर कोई विदेशी आक्रमण हुआ। विदेशी आक्रमण मतलब बेसिकली हम देखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के बाद आर्य आए थे। सिंधु घाटी सभ्यता का जो टाइम पीरियड है वो आर्यों के टाइम पीरियड से पीछे है। सिंधु घाटी सभ्यता, उसके बाद आर्य है। तो इनका मानना था कि जो आर्य आए थे, जो आर्य को ये विदेशी मानते थे, तो जो आर्य आए थे उनके आक्रमण के बाद सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हो गया। ठीक है, और एक नवीन सभ्यता का उद्भव हुआ जो कि वैदिक सभ्यता कहलाई। तो चाइल्ड और व्हीलर ने क्या माना है कि विदेशी आक्रमण से इस सभ्यता का पतन हुआ है। आगे देखिए, आगे हैं आपके फेयर सर्विस। फेयर सर्विस क्या है आपके?
फेयर सर्विस। इन्होंने क्या माना है, तो फेयर सर्विस ने बोला कि देखिए सिंधु घाटी सभ्यता में पारिस्थितिकी असंतुलन के कारण, पारिस्थितिकी असंतुलन यानी कि पारिस्थितिकी असंतुलन यानी कि जो आपका इन्वायरमेंट था, जो आपका पर्यावरण था, उसमें असंतुलन उत्पन्न हो गया। और जब प्रकृति में असंतुलन उत्पन्न होता है यानी कि आपके पारिस्थितिकी तंत्र में असंतुलन उत्पन्न होता है, तो बहुत सारी जो है प्रजातियां नष्ट हो जाती हैं, बहुत सारी प्रजातियां नष्ट हो जाती हैं। क्योंकि जब पारिस्थितिकी असंतुलन होता है तो क्या होता है आपकी, जैसे अभी वर्तमान में देखिए, तो वर्तमान में हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग जो है ग्लोबल वार्मिंग से क्या हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग से हो रहा है कि टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है। और अनुमान ये है कि अगर इसी स्पीड से आप ग्लोबल वार्मिंग होती रही तो धीरे धीरे जो कोस्टल एरियाज़ हैं, कोस्टल यानी कि जो तटीय देश हैं, जो तटीय स्थान हैं, वो धीरे धीरे क्या हो जाएंगे, डूब जाएंगे। और मौसम में भी बहुत परिवर्तन हो जाएगा, ठंडी की जगह गर्मी, गर्मी की जगह बरसात। तो पारिस्थितिकी असंतुलन, मानव की गतिविधियों की वजह से पारिस्थितिकी असंतुलन उत्पन्न होता है, और उसी पारिस्थितिकी असंतुलन की वजह से बहुत सारी सभ्यताएं नष्ट हो जाती हैं। तो उन्हीं में से एक थी सिंधु घाटी सभ्यता, जो कि पारिस्थितिकी असंतुलन के कारण नष्ट हुई। ऐसा किसने कहा है, ऐसा कहा है आपके फेयर सर्विस ने। किसने कहा है ऐसा, फेयर सर्विस ने। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा, ये आपका प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है, वही किसी एग्जाम में पूछा कि 9 वर्ष के सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के बारे में ऐसा किसने कहा कि वह सभ्यता 9 वर्ष के एक भयानक सूखे के कारण नष्ट हो गई। यानी कि 9 वर्ष का एक भयानक सूखा पड़ा, 900 वर्षों का, कितना लंबा, 900 वर्षों का। और उसी सूखे की मार को इस सभ्यता के लोगों ने नहीं झेल पाया और अंततः इस सभ्यता का पतन हो गया। ऐसा किसने कहा, ऐसा IIT खड़गपुर के शोधकर्ताओं ने कहा। IIT खड़गपुर के जो शोधकर्ता हैं उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि सभ्यता का पतन 900 वर्ष के सूखे के कारण, 900 वर्ष के सूखे के कारण, तो 900 वर्ष का एक विशाल सूखा पड़ा जिसके कारण इस सभ्यता का क्या हो गया, विनाश हो गया। तो ये थे इस सभ्यता के पतन के बारे में कुछ प्रमुख मत। अब हम आगे देखते हैं इस सभ्यता की राजनीतिक व्यवस्थाएं। चलिए, राजनीतिक व्यवस्थाओं में हम क्या देखते हैं कि उस समय जो है ये देखिए, पहली बात तो आप याद रखिएगा कि जब हम इतिहास पढ़ते हैं तो कोई भी चीज़ इसलिए नहीं पढ़ते हैं कि वो 100% हम मान के पढ़ रहे हैं। हम शोध करते हैं, हम साक्ष्य देखते हैं, ठीक है, साक्ष्य देखते हैं, शोध करते हैं, उसके आधार पे हम लगभग अनुमान लगाते हैं कि ऐसा हुआ होगा। तो जो सिंधु घाटी सभ्यता थी उसके बारे में हम बहुत ज़्यादा राजनीतिक जो है जीवन कैसा था, राजनीतिक व्यवस्था कैसी थी, इसकी कोई बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है। फिर भी जो शोध हुए हैं उसके आधार पे अनुमान लगाया जाता है, जो भी हम बताएंगे। क्या अनुमान लगाया जाता है, अनुमान ये लगाया जाता है कि यहाँ पे हो सकता है, संभवतः बताया जाता है कि जैसे जो सभ्यता में क्या देखा गया कि जो व्यापारी वर्ग था वो बहुत ही प्रभावशाली रहा होगा, क्योंकि व्यापार बहुत प्रगति में था, व्यापार बहुत अच्छी दशाओं में था। तो ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि हो सकता है कि संभवतः यहाँ का जो शासन था, प्रशासन का जो संचालन उसमें बहुत बड़ा हाथ व्यापारी वर्ग का रहा होगा, क्यों रहा होगा, इसलिए रहा होगा क्योंकि व्यापार बहुत जो है उन्नत अवस्था में था। तो ऐसा हो सकता है भाई, जब व्यापार उन्नत में है तो व्यापारियों का प्रभाव रहा होगा समाज के ऊपर, व्यापारियों का समाज के ऊपर, जो प्रशासन संचालित कर रहा है उसके ऊपर, ठीक है। तो ऐसा अनुमान लगाया गया है कि प्रशासन संचालन में व्यापारी वर्ग का महत्वपूर्ण योगदान रहा होगा। अच्छा, यहाँ से एक पुरोहित की भी मूर्ति मिली है, पुरोहित की जो पृष्ठ की मूर्ति मिली है, तो वैसा भी माना जाता है कि हो सकता है, मतलब कई सारे साक्ष्य मिले उसके अलावा, तो ये भी अनुमान लगाया कि हो सकता है कि पुरोहित वर्ग का यहाँ पे जो है प्रभाव रहा हो शासन प्रशासन के संचालन में, ठीक है। आगे देखते हैं। अच्छा, एक कथन आप लोग याद रखिएगा, एक लोग पिग्गट महोदय हैं, ठीक है, कौन है, पिग्गट, यानी कि स्टुअर्ट, इनका पूरा नाम है स्टुअर्ट पिग्गट। क्या नाम है, स्टुअर्ट पिग्गट। तो स्टुअर्ट पिग्गट महोदय का क्या कहना है, इनका एक कथन याद रखिएगा, इन्होंने मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा को इस सभ्यता की जुड़वा राजधानी माना है। क्या बोला है कि जो आपकी मोहनजोदड़ो है और आपका जो हड़प्पा है, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा, ये क्या है, ये जो है जुड़वा राजधानी है इस सभ्यता की, ये पॉइंट भी याद रखिएगा आप लोग। और इन्होंने
एक बात और बोली है, ये जो आपका हड़प्पा है, हड़प्पा को इन्होंने बोला कि ये अर्ध औद्योगिक नगर, हड़प्पा को अर्ध औद्योगिक नगर का दर्जा दिया है। हड़प्पा को अर्ध औद्योगिक नगर, अर्ध औद्योगिक नगर कहा है। तो स्टुअर्ट पिगट के बारे में दो कथन याद रखिएगा। पहला कि इन्होंने मोहनजोदड़ो प्लस हड़प्पा को जुड़वा राजधानी माना है, और हड़प्पा को अर्ध औद्योगिक नगर कहा है, और हड़प्पा को अर्ध औद्योगिक नगर कहा है। उसके बाद एक और विद्वान है, उनका नाम है हंटर महोदय। क्या नाम है? हंटर महोदय। इनका कथन है, इन्होंने कहा है कि जो आपकी मोहनजोदड़ो की शासन प्रणाली रही होगी वो राजतंत्रात्मक नहीं थी, वो राजतंत्रात्मक नहीं थी, यानी कि मोहनजोदड़ो में राजतंत्र, जहाँ पे राजा होता है, शासक राजा होता है, ऐसा कोई साक्ष्य नहीं मिलता है कि राजतंत्रात्मक शासन था। जैसे प्राचीन भारत में, इंडिया में क्या था, अभी हम लोग लोकतंत्रात्मक और गणतंत्रात्मक शासन है, जहाँ हम क्या करते हैं, जो हमारे ऊपर शासन कर रहा है उसका चुनाव हम खुद ही करते हैं, और जो हमारा जैसे राष्ट्रपति है, तो हम राष्ट्रपति क्या होता है, हम में से एक ही होता है, यानी कि हम में से कोई भी राष्ट्रपति बन सकता है। ठीक है, तो अभी क्या है, अभी हमारा लोकतंत्रात्मक शासन है और गणतंत्रात्मक शासन है। इसी प्रकार राजतंत्रात्मक शासन होता था, जहाँ राजा के अंदर जो है संपूर्ण शक्तियाँ निहित होती थी, केंद्रीयकृत व्यवस्था थी, और साधारणतः ये वंशानुगत चलता था। तो हंटर महोदय ने बोला है कि मोहनजोदड़ो में ऐसा नहीं था। कैसा नहीं था? मोहनजोदड़ो में, यानी कि सभ्यता जो थी, मोहनजोदड़ो का जो शासन था, मोहनजोदड़ो का शासन राजतंत्रात्मक नहीं था, राजतंत्रात्मक नहीं था। तो क्या था? ये हंटर महोदय का कहना है, जिसे बहुत सारे विद्वानों ने बोला कि कुछ भी सही जानकारी नहीं है। तो सभी विद्वानों ने अपनी जो रिसर्च की, अपना शोध कार्य किया, तो उस पे आधार पे अपना अनुमान लगाया है। ठीक है, तो हंटर क्या कह रहे हैं कि यहाँ पे राजतंत्रात्मक नहीं था, यहाँ पे जो शासन था उसको इन्होंने समतंत्रात्मक बोला। क्या बोला? समतंत्रात्मक शासन बोला, समतंत्रात्मक शासन बोला है। ठीक है, और आपको क्या याद रखना है, बस राजनीतिक व्यवस्था में यही इतनी चीज़ें हमें याद रखनी है। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा कोई हमें जानकारी, स्पष्ट जानकारी नहीं है, 3-4 पॉइंट हैं जहाँ से क्वेश्चंस आए हुए हैं, तो आपको ये चीज़ों की जानकारी रखनी है। चलिए, और आपको एक बात और याद रखना है कि यहाँ से जो है, जैसे महल, कोई बहुत बड़ा महल रहा हो, या कोई अस्त्र शस्त्र, बहुत बड़े अस्त्र शस्त्र रहे हों, तो ऐसी कोई यहाँ से जानकारी नहीं मिलती। अब महल की जानकारी नहीं मिली है, अस्त्र शस्त्र की जानकारी नहीं मिली है, तो इससे यही सब अनुमान लगाया गया कि राजा वाजा रहा होता तो महल होते, और बहुत युद्ध उद्ध भी लड़ा जाता तब भी अस्त्र शस्त्र होते। तो इन्हीं सब, ये ऐसे साक्ष्य तो मिले नहीं, तो इन्हीं सब साक्ष्यों से अनुमान लगाया जाता है कि यहाँ पे राजतंत्रात्मक शासन नहीं रहा होगा। और यह इसको एक अच्छा याद रखिएगा आप लोग, जो सिंधु घाटी सभ्यता थी, वहाँ से अस्त्र शस्त्र कुछ नहीं मिले हैं, कोई युद्धों का प्रमाण भी, बहुत बड़े युद्धों का कोई प्रमाण भी नहीं मिला है। तो इसीलिए इस सभ्यता को शांतिप्रिय सभ्यता का दर्जा दिया गया है, शांतिप्रिय सभ्यता बोला गया है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब हम लोग देखते हैं सामाजिक जीवन के बारे में। सामाजिक जीवन के बारे में, यहाँ का सामाजिक जीवन कैसा रहा होगा, सामाजिक जीवन कैसा रहा होगा। तो सामाजिक जीवन कैसा रहा होगा, यहाँ पे आप लोग चलिए यहाँ देखिए, समाज जो था उसकी सबसे छोटी इकाई परिवार थी, ऐसा माना जाता है। ठीक है, कि जो समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार रही होगी, समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार रही होगी, सबसे छोटी इकाई परिवार संभवतः ही है इसमें भी। और ये भी माना जाता है कि संभवतः यहाँ का जो शासन था, संभवतः यहाँ का शासन था मात्र सत्तात्मक था, मात्र सत्तात्मक। मात्र सत्तात्मक शासन वह होता है, साधारण बात आप याद रखिएगा, जहाँ पे परिवार जैसे चल रहा है, समाज में महिलाओं का अच्छा मतलब बोलबाला रहता है। ठीक है, तो यानी कि महिलाओं का बोलबाला रहता है परिवार में, उनको एक बराबर, क्या फिर जो जैसे परिवार में कोई निर्णय लेना है, निर्णय प्रक्रिया लेनी है, परिवार के लिए डिसीजन लेना है, तो वहाँ पे महिलाओं को बहुत अधिकार होता है। ठीक है, तो उसे मात्र सत्तात्मक शासन बोलते हैं। जैसे अभी हम लोग पितृसत्तात्मक, जो भारत का अधिकांश समाज है अभी वर्तमान में, वो पितृसत्तात्मक शासन है। आपके फैमिली में कौन सी बात सुनी होगी, आपके फैमिली जनरली बात कर रहे हैं। ठीक है, तो अभी हम लोगों के यहाँ क्या है कि जो दर्जा पुरुषों को है वो दर्जा महिलाओं को भी नहीं है, महिलाओं को द्वयम दर्जे का नागरिक अभी भी हमारे समाज में समझा जा रहा है। बट सिंधु घाटी सभ्यता में अनुमान ये है कि वहाँ पे ऐसा नहीं रहा था, वहाँ पे मात्र सत्तात्मक शासन था। ठीक है, यहाँ के वर्ण व्यवस्था का कोई जो है प्रमाण नहीं मिलता। वर्ण व्यवस्था आपकी वैदिक काल से आती है, वर्ण व्यवस्था का पूर्ण प्रमाण यहाँ से नहीं मिलता, पूर्ण प्रमाण नहीं। लेकिन ये तो जरूर वहाँ से प्रमाण, वर्ण व्यवस्था का प्रमाण नहीं मिलता, किंतु यह प्रमाण अवश्य मिलता है, किंतु यह प्रमाण अवश्य मिलता है कि समाज कई वर्गों में विभाजित रहा होगा। यह प्रमाण अवश्य मिलता है
अवश्य मिलता है कि समाज कई वर्गों में विभाजित था, कई वर्गों में विभाजित था, कई वर्गों में विभाजित था। कई वर्गों का क्या मतलब है? मतलब देखिए, मतलब वहाँ से साक्ष्य मिला है कि जैसे पुरोहित वर्ग हो गया, जैसे पुरोहित वर्ग हो गया, पुरोहित हो गए, श्रमिक हो गए, मजदूर, शिल्पी हो गए, जैसे बहुत सारी यहाँ से कलाकृतियाँ मिली हैं तो उनको बनाने वाला कोई रहा होगा, कृषक हो गए, व्यापारी हो गए। तो इस टाइप के जो है कई सारे यहाँ पे वर्ग थे। लेकिन वर्ण व्यवस्था का यहाँ से साक्ष्य नहीं मिलता। वर्ण व्यवस्था क्या है, जाति व्यवस्था कैसे है, ये हम वैदिक काल में देखेंगे। उसके बाद हमने देखा कि ये शांति प्रिय सभ्यता थी। क्या थी? शांति प्रिय सभ्यता थी। शांति प्रिय सभ्यता थी, ये शांति प्रिय सभ्यता इसको बोला गया है। ठीक है। और यहाँ पे याद रखना है कि आपको एक चीज़ की, यहाँ पे योद्धा वर्ग का कोई, हमें युद्ध नहीं मिले, अस्त्र शस्त्र नहीं मिला, तो यहाँ पे योद्धा वर्ग भी नहीं था। योद्धा वर्ग का कोई प्रमाण नहीं मिलता। भाई व्यापार करने वाला व्यापारी मिलता है, पुरोहित मिलता है, मजदूरी करने वाला श्रमिक मिलता है, शिल्पों को बनाने वाला शिल्पकार मिलता है, लेकिन योद्धा वर्ग का कोई प्रमाण यहाँ पे नहीं मिलता। ठीक है। खान पीन, सामाजिक जीवन में हम क्या देखते हैं? खान पान, वेशभूषा, परिवार, सोसाइटी, संस्कृति, यही सारी चीज़ें देखते हैं। तो अब सामाजिक व्यवस्था में हम एक चीज़ देखते हैं कि यहाँ के जो लोग थे, ऐसा साक्ष्य है कि शाकाहारी और, गलत लिखा गया, शाकाहारी प्लस मांसाहारी दोनों थे यहाँ पे। जीवन का अनुमान लगाया गया है कि जीवन बहुत भाई विलासितापूर्ण रहा होगा। जीवन विलासितापूर्ण रहा होगा। विलासितापूर्ण का क्या मतलब है? कि अच्छा बढ़िया इनके पास सुविधाएं रही होंगी, अच्छे से जीवन यापन हो रहा होगा, नगरीय सभ्यता थी। ठीक है। तो ऐसा साक्ष्य मिला है। चलिए, अच्छा आपको अब कुछ पॉइंट नोट डाल के लिखना है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं। आपको क्या याद रखना है कि यहाँ पे हर जगह से आवास के साक्ष्य मिले हैं, लेकिन कालीबंगा प्लस लोथल ऐसे स्थल है जहाँ से आवास का साक्ष्य नहीं मिला है। आवास का साक्ष्य नहीं मिला है, नहीं मिला है। और याद रखना है आपकी यहाँ से जो है, जैसे जो शव को दफनाने की प्रणालियाँ होती हैं, जैसे बहुत सारी प्रणालियाँ होती हैं कि हम उसको जलाया जाता है, उसको दफनाया जाता है। ठीक है, बहुत सारी प्रणालियाँ होती हैं ना। तो यहाँ से जो है पूर्ण समाधिकरण, पूर्ण समाधिकरण, आंशिक समाधिकरण, आंशिक समाधिकरण और दाह संस्कार तीनों के साक्ष्य यहाँ से मिले हैं। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। और यहाँ पे आपको याद रखना है कि जो आभूषण था, आभूषण का प्रयोग जो था, आभूषण का प्रयोग लोग बहुत करते थे, और पुरुष और स्त्री दोनों आभूषण पहनते थे। पुरुष और स्त्री दोनों आभूषण पहनते थे। यहाँ पे सूती और ऊनी वस्त्रों का भी उपयोग किया जाता था। मनोरंजन के लिए क्या करते थे ये लोग? मनोरंजन के लिए क्या करते थे? तो मनोरंजन के लिए जैसे पासा, चौपाड़, जैसे खेल, शिकार करते थे ये लोग, संगीत था, नाच गाना था। तो यही सारी चीज़ों मनोरंजन में ये लोग यूज करते थे। मनोरंजन इन्हीं चीज़ों के माध्यम से करते थे। ठीक है। तो ये हो गया आपका सामाजिक जीवन। सामाजिक जीवन हो गया आपका, राजनीतिक जीवन हो गया। जितने पॉइंट्स हम लिखवा रहे हैं इतने पॉइंट्स को दिमाग में रखिएगा। चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग। अब हम लोग आगे देखते हैं कि आर्थिक जीवन क्या देखते हैं? आर्थिक जीवन, आर्थिक जीवन, आर्थिक जीवन में हम किन बिंदुओं पे चर्चा करेंगे? चलिए देख लेते हैं। आर्थिक जीवन में सबसे पहले हम देखेंगे कृषि। आर्थिक जीवन में सबसे पहले हम क्या देखेंगे? सबसे पहले देखेंगे कृषि। ठीक है। कृषि के बारे में देखते हैं। कृषि के बारे में हमें क्या प्रमाण मिले हैं? कृषि किन दिशाओं में थे? तो कृषि के बारे में यहाँ से जो यहाँ के लोग थे, जैसे जो कृषि की विधियाँ होती हैं, जुताई होती है, बुवाई होती है, सिंचाई होती है, तो इन सभी विधियों से यहाँ के लोग परिचित थे। ठीक है। भाई परिचित रहे होंगे तभी तो खेती करेंगे। जब जुताई बुआई सिंचाई पता होगी तभी तो खेती करेंगे। तो कृषि की जुताई, बुआई, सिंचाई, सभी विधियों से परिचित थे ये लोग, सभी विधियों से परिचित थे। दूसरी चीज़ का याद रखनी है। दूसरी चीज़ आपको याद रखनी है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कि जो कपास है, कपास जानते हैं आप सब लोग? कपास, चलिए
कपास विश्व में जो सबसे पहला प्रमाण मिलता है वो यहीं से मिलता है। कहाँ से मिलता है? यहीं से मिलता है। कपास की खेती का विश्व में प्रथम प्रमाण, विश्व में प्रथम प्रमाण कहाँ से मिलता है? आपके सिंधु घाटी सभ्यता से मिलता है। ये चीज़ आपको याद रखनी है कि कपास का पहला प्रयोग या फिर पहला प्रमाण कहाँ मिलता है? सिंधु घाटी सभ्यता से मिलता है। जो अगला पॉइंट आप लोगों को याद रखना है वो याद रखना है कि यहाँ से गन्ना, जैसे पूछेगा आपसे पेपर में कि निम्न में से किन अनाजों के प्रमाण सिंधु घाटी सभ्यता में नहीं मिले हैं, तो वहाँ दो चीज़ आपको याद रखना है, गन्ना और रागी। गन्ना और रागी के प्रमाण यहाँ से नहीं मिले हुए हैं। गन्ना और रागी के प्रमाण यहाँ से नहीं मिले हुए हैं, यहाँ से नहीं मिले हैं। ठीक है, ये हो गई आपकी कृषि। चलिए अब कृषि के बाद हम क्या देखते हैं आर्थिक जीवन में? आर्थिक जीवन में कृषि के बाद हम लोग देखेंगे उद्योग। क्या देखेंगे? उद्योग। ठीक है, तो यहाँ से उद्योगों का विकास जो है मिलता है, उद्योगों के विकास का प्रमाण यहाँ से मिलता है। जैसे कि हम लोग देखते हैं कि चंदहोदड़ों में कई सारी फैक्ट्रियाँ थी, मनका बनाने की फैक्ट्रियाँ थी वहाँ पे ना। और यहाँ पे जो शिल्प थे, जैसे जो आप मूर्तियाँ देखेंगे वो इतनी अच्छी से उन पे नक्काशी की गई थी। जो भी यहाँ से वस्तुएं मिलती हैं शिल्प से रिलेटेड या फिर जो मनके मिली हैं उन पे इतना अच्छा वर्क हुआ है कि ऐसा नहीं था कि कोई भी व्यक्ति इनको कर सकता है। उसको देख के ऐसा लगता है कि कोई एक्सपर्ट होगा इन फील्ड्स का, कोई एक्सपर्ट होगा जो इनको बनाता होगा, कोई एक अच्छा स्थल रहा होगा जहाँ लोग सीखते रहे होंगे और इसका निर्माण किया जाता रहा होगा। ठीक है, तो देखिए आप लोग उद्योग के बारे में कहा यहाँ से, तो यहाँ से सूती वस्त्र, ठीक है, सूती वस्त्र हो गया, बर्तन निर्माण हो गया, उसके बाद विभिन्न प्रकार के शिल्प हो गए, मूर्ति निर्माण हो गए, मनके बनाने का कारखाना था यहाँ पे, मुद्राओं के निर्माण का। तो इन सब चीज़ों के यहाँ से साक्ष्य मिलते हैं किसके? सूती वस्त्र, बर्तन निर्माण, बर्तन निर्माण, सूती वस्त्र उद्योग, बर्तन निर्माण का उद्योग, विभिन्न प्रकार के शिल्प उद्योग, मूर्ति निर्माण, मूर्ति निर्माण, मनका उद्योग, मनका उद्योग जहाँ पे मनके बनाए जाते थे। चलिए मनका बनाने के कारखाने का साक्ष्य कहाँ मिला है? बहरहाल हमने तो अभी बता दिया, नहीं तो आप लोगों से पूछते। जिन लोगों ने ना सुना हो वो चलिए कमेंट करके बताइए। चलिए उद्योग हो गए। अब देखेंगे हम पशुपालन। क्या देखेंगे? पशुपालन देखेंगे। तो पशुपालन में आपको याद रखना है कि यहाँ पर जो प्रिय पशु था, प्रिय पशु वो था आपका कुबड़ वाला सांड, कुबड़ वाला सांड। उसके बाद एक ऐसा पशु मिला है जिसकी एक सींग है, उसको एक श्रृंगी पशु बोला जाता है, एक श्रृंगी पशु। ठीक है जो कि समझिए जो गेंडे, जो वर्तमान में गेंडा होता है उस गेंडे के जैसा था, गेंडे के जैसा उसका चित्रण था। जो अभी वो देखते हैं तो ऐसा लगता है कि वो गेंडा रहा होगा, ये संभावना है, पता नहीं क्या रहा होगा। ठीक है, अब यहाँ से जैसे कुछ और हैं, जैसे गाय हैं, घोड़े हैं, इस टाइप के जो पशु थे इनका बहुत कम प्रमाण मिलता है। क्या मिलता है? बहुत कम प्रमाण मिलता है। लेकिन याद रखना है कि घोड़े की हड्डियों के प्रमाण हमें कहाँ से मिले हैं? हमने कल की क्लास में देखा था। तो घोड़े की हड्डियों का प्रमाण हमें सूतकंगिंडोर से मिला है। ठीक है, कहाँ से मिला है? सूतकंगिंडोर से मिला है। उसके बाद यहाँ से भैंस हो गई, भैंस, बकरी और गधा, इन चीज़ों के प्रमाण यहाँ से मिले हैं। याद रखना है आपको कि हाथी का प्रमाण नहीं मिला है। जो देखिए जहाँ पे नहीं लिखवा रहे हैं उन फैक्ट्स को याद रखिएगा। हाथी का प्रमाण यहाँ से नहीं मिला है, हाथी का प्रमाण यहाँ से नहीं मिला है। चलिए अब देखते हैं व्यापार के बारे में। तो व्यापार में आपको याद रखना है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता थी यहाँ पे आंतरिक और बाह्य दोनों व्यापार होता था। यानी कि देश के अंदर भी व्यापार करते थे हम लोग, देश के बाहर भी व्यापार करते थे। ठीक है, तो अभी यहाँ से कुछ चीज़ों को आपको नोट करना है कि जैसे कि किस वस्तु का कहाँ से आयात करते थे, कहाँ से निर्यात करते थे। तो जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे, जो यहाँ के लोग थे, वो याद रखना है कि पहले आपको निर्यात किन चीज़ों का करते थे। निर्यात मतलब यहाँ से बेचते थे, दूसरे लोग जो यहाँ से सिंधु घाटी वाले दूसरे लोगों को बेचते थे वो हो गए निर्यात। तो किन चीज़ों का निर्यात करते थे? जिन चीज़ों का यहाँ पे कारखाना था, जिन चीज़ों का यहाँ पे विकसित उद्योग था। सूती वस्त्र हो गया, ठीक है, दांत हो गए, हाथी एक सेकेंड, लकड़ी हो गई, मुद्राएं हो गए, विभिन्न प्रकार के शिल्प हो गए, शिल्प। और आयात किन चीज़ों का करते थे? आयात किन चीज़ों का करते थे? आयात। तो आयात में ऐसे एक कॉलम बना लीजिए आप लोग, कॉलम बना लीजिए छोटा सा।
उसमें एक साइड लिख लीजिए वस्तु, ठीक है, और एक साइड लिख लीजिए देश या फिर स्थान। जो दूसरे देशों से लाते थे उनमें देश का नाम लिखेंगे, जो भारत के ही कहीं दूसरे स्थान से लोग लेते थे उसमें हम उसका नाम लिख लेंगे। सबसे पहले लिखिए सोना। सोने का आयात कहाँ से करते थे? तो सोने का आयात होता था अफगानिस्तान। अफगानिस्तान, अफगानिस्तान, इसको याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चंस आए हुए हैं प्रीवियस ईयर में, ठीक है। तो सोना कहाँ से आता था? अफगानिस्तान। चांदी आपकी कहाँ से आती थी? चांदी आपकी ईरान से आती थी और अफगानिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान और अफगानिस्तान से आपकी चांदी आती थी, ठीक है। अफगानिस्तान से एक चीज़ और आती थी, उसका क्या था नाम? टिन था। तो टिन और सोना दोनों अफगानिस्तान से आता था। चांदी भी अफगानिस्तान प्लस ईरान से आती थी। तांबा आपका कहाँ से आता था याद रखना है तो आपको, तांबा आपके राजस्थान से आता था। राजस्थान की खितड़ी नाम की एक खदान है, वहीं से जो है आपका तांबा आता था। लाजवर्द कहाँ से आता था? लाजवर्द, लाजवर्द आपका आता था मोसोपोटामिया से, मेसोपोटामिया से, मेसोपोटामिया से। मेसोपोटामिया भी एक क्या थी? सभ्यता थी, ठीक है। चलिए लाजवर्द हो गया। उसके बाद आपको एक चीज़ और याद रखनी है, वो है आपका फिरोजा। हाँ, ये भी आपका प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है। फिरोजा कहाँ से आता था? तो फिरोजा भी आपको याद रखना है, ईरान से आता था। कहाँ से आता था? ईरान से। उसके बाद शेलखड़ी, शेलखड़ी बलूचिस्तान से, बलूचिस्तान से, या फिर ठीक है। तो इन चीज़ों को आपको याद रखना है। इतनी चीज़ों को आया, सोना अफगानिस्तान से, चांदी ईरान प्लस अफगानिस्तान से, टिन भी अफगानिस्तान से, तांबा राजस्थान की खितड़ी से, लाजवर्द मेसोपोटामिया से, और फिरोजा कहाँ से आता था? ईरान से। इन चीज़ों को आपको इतनी फैक्ट और याद रखने हैं। चलिए हमारा बचा है धार्मिक जीवन। क्या बचा है? धार्मिक जीवन हम और समझते हैं, उसके बाद आज की क्लास को ख़त्म करते हैं। धार्मिक जीवन, तो धार्मिक जीवन में आपको याद ये रखना है कुछ चीज़ें। जैसे देखिए जो धर्म होता है, जो पूजा पाठ होता है, तो वर्तमान में देखिए जब जब अभी हम लोग पूजा पाठ करते हैं तो पूजा पाठ करने का आपका दो उद्देश्य होता है। एक लौकिक जीवन होता है, लौकिक जीवन, और एक पारलौकिक जीवन। एक पारलौकिक जीवन में सुधार होता है। लौकिक जीवन में मतलब कि हमारी भौतिक सुखों की प्राप्ति हो जाए। आप पूजा इसलिए कर रहे हैं कि भौतिक नौकरी मिल जाए आपको, आपका जीवन सुखमय हो जाए, आपके पास गाड़ी आ जाए, आप बढ़िया लेखपाल बन जाएं। तो इन चीज़ों के लिए आप लोग क्या करते हैं? पूजा करते हैं। दूसरा होता है पारलौकिक उद्देश्य से, कि मृत्यु के बाद आपको मोक्ष मिले, मृत्यु के बाद स्वर्ग की प्राप्ति हो, मृत्यु के बाद की जब आप सोच के करते हैं कि हमारा यहाँ नहीं, दूसरी जगह परलोक में, इस लोक से संबंधित नहीं किसी अन्य लोक से संबंधित आपके जो हित होते हैं, जो आपके उनकी प्राप्ति हो, मोक्ष, इन सारी चीज़ों की जो अवधारणाएं हैं वो पारलौकिक जीवन से रिलेटेड है। तो जो सिंधु घाटी सभ्यता में धार्मिक व्यवस्था थी, जो धार्मिक जीवन था, जो उसका आधार था, जो उसका लोगों का उद्देश्य था, वो था लौकिक जीवन में सुधार। क्या था? लौकिक जीवन में सुधार, ठीक है। लौकिक जीवन में सुधार। तो लौकिक सभ्यता पर धर्म आधारित था, लौकिक सभ्यता पर धर्म था, यानी कि लौकिक जीवन से रिलेटेड था। और मंदिरों का यहाँ से प्रमाण नहीं मिला है, मंदिर का प्रमाण नहीं मिला है, मंदिर का प्रमाण यहाँ से नहीं मिला है। उसके बाद यहाँ पे कुछ चीज़ों के जैसे साक्ष्य मिले हैं, पीपल वृक्ष, स्वास्तिक, स्वास्तिक, ठीक है। उसके बाद पशुपतिनाथ, पशुपतिनाथ एक मूर्ति मिली है, जिसको जो है पशुपतिनाथ की मूर्ति बोला गया है, और जिसको बोला जाता है कि आधुनिक शिव के समान भी उसको बोला जाता है, ठीक है। चलिए, और यहाँ से देखिए, यहाँ से नाग पूजा का प्रमाण मिलता है। नाग पूजा, प्रकृति पूजा के ये लोग थे, यानी कि प्रकृति में जो वस्तुएं थी, जैसे नाग पूजा करते थे, स्वास्तिक चिन्ह की पूजा करते थे, तो इन चीज़ों का ये लोग, प्राकृतिक जो सामने वाली चीज़ें थी, यानी भौतिक चीज़ें थी, उनका भी पूजा ये लोग करते थे, उनकी भी पूजा ये लोग करते थे। जैसे यहाँ से कुछ और भी धार्मिक प्रमाण मिले हैं, उनमें से क्या है? उनमें से जैसे आपका अग्निकुंड हो गया, अग्निकुंड, अग्निकुंड के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? अग्निकुंड का उपयोग क्या रहा होगा ये नहीं कंफर्म नहीं है, लेकिन कुछ विद्वानों का मानना है कि धार्मिक कर्मकांडों के लिए भी अग्निकुंड का इस्तेमाल किया जाता रहा होगा। तो अग्निकुंड का प्रमाण भी आपका मिला है लोथल प्लस कालीबंगा से, लोथल प्लस कालीबंगा से। उसके बाद आप लोग कमेंट करके बताइए, यहाँ से दो देवियों की मूर्ति मिली थी, कल हमने पुरानी क्लास में दी है, देखिए कि मातृ देवी और उर्वरता की देवी की पूजा होती थी, मातृ देवी प्लस उर्वरता की देवी की पूजा होती थी। तो मातृ देवी की मूर्ति आपकी कहाँ से मिली है कमेंट करके बताइए, और उर्वरता की देवी की मूर्ति कहाँ से मिली ये भी कमेंट करके बताइए,
ठीक है। यहाँ से और क्या साक्ष्य मिलता है आपसे पूछा जाए तो वृक्ष प्लस पशु पूजा का भी प्रमाण यहाँ से मिलता है, वृक्ष प्लस पशु पूजा का भी प्रमाण यहाँ से मिलता है। चलिए, अच्छा यहाँ पे आप लोग एक चीज़ और याद रखिएगा, हम भूल गए थे थोड़ा सा, एक चीज़ और है, उसका नाम है हरित मणि। हरित मणि, तो हरित मणि का ये लोग आयात करते थे दक्षिण भारत से। कहाँ से? दक्षिण भारत से। तो दोस्तों आज की क्लास में हमने क्या देखा? हमने धार्मिक जीवन देखा, सिंधु घाटी सभ्यता का आर्थिक जीवन देखा, सामाजिक जीवन देखा तथा राजनीतिक जीवन देखा। क्लास थोड़ी स्पीड में हमने ली क्योंकि आपका कंटेंट बहुत ज़्यादा था, और आज ये हमें लगता है तीसरी या चौथी क्लास है सिंधु घाटी सभ्यता की। अब आपका सिंधु घाटी सभ्यता खत्म हो चुका है, अब हम अगला चैप्टर शुरू करेंगे। तो सिंधु घाटी सभ्यता का आप लोग नोट्स बना लीजिए और इसको अच्छे से इसका रिवीजन कर लीजिए 1-2 दिन में। आज हमने जो पढ़ा है इसको आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। तो आप लोग कमेंट करके बताइए आपको ये कंटेंट कैसा लग रहा है, वीडियो कैसा लग रहा है, आपकी समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा था, कोई यदि सुधार की आवश्यकता हो, आप लोगों का अपना कोई सुझाव हो तो कमेंट करके बताइए। और साथ में जो हम क्वेश्चन पूछते हैं उनका आप लोग जवाब दिया करिए कमेंट में, जिससे ये हमें पता चले कि कम से कम आप लोग पढ़ रहे हैं, आप लोग इंटरेक्ट कर रहे हैं कि नहीं वीडियो के साथ, ठीक है। आप कमेंट करते हैं, आप सब्सक्राइब करते हैं या फिर आप शेयर करते हैं तो उससे हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, ताकि हम नया वीडियो जो है नई ऊर्जा के साथ बना सकें। तो वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी नए वीडियो में। चैनल पर आप सब लोग अपना प्यार बना के रखिए। धन्यवाद।